हेलो दोस्तों, आज मैं आपको फॉरेस्ट रेंजर्स की एक बहुत ही डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि बिल्कुल सच्ची है। अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की जो कहानी है वो पॉल की है। तो ये मैं कहानी आपको पॉल की जुबानी ही सुनाऊंगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम पॉल है। मैं अमेरिका के ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स नाम के एक बहुत बड़े जंगल में फॉरेस्ट सर्विस डिपार्टमेंट में रेंजर की नौकरी करता हूँ। इन जंगलों में काम करते करते मुझे करीब 30 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। इन 3 सालों में मैंने ना जाने कितने खतरनाक और अजीब मामलों का सामना किया है, लेकिन एक घटना ऐसी जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाया। सच कहूँ तो मैंने इसके बारे में कभी किसी को नहीं बताया, ना अपने दोस्तों को, ना ही अपने साथ काम करने वाले दूसरे रेंजर्स को। वजह यह नहीं थी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। असली वजह ये थी कि मैं खुद ही इस बात को मानना नहीं चाहता था कि जो कुछ मेरे साथ हुआ था वह सच था या झूठ। इतने सालों तक मैं खुद को यही समझाता रहा था कि शायद वह मेरा एक बुरा सपना था, लेकिन अब जब मेरी रिटायरमेंट करीब आ गई है और मैं जानता हूँ कि मैं हमेशा के लिए इन जंगलों से दूर चला जाऊंगा, तो शायद अब मैं उस घटना के बारे में बताने के लिए तैयार हूँ। यह बात आज से करीब 29 साल पहले की है। उस समय मुझे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ज्वाइन किए मुश्किल से 6-7 महीने हुए थे। मैं जवान था, शरीर में जोश था और सच कहूँ तो मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता था। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था। उस साल सर्दियों के मौसम में जंगल को कुछ समय के लिए टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया गया था। वजह थी लगातार हो रही बर्फबारी। इतनी ज़्यादा बर्फ गिर रही थी कि उन दिनों जंगल में कैंपिंग करना या घूमने के लिए जाना बिल्कुल सुरक्षित नहीं था। लेकिन आप जानते ही होंगे, कुछ लोग हमेशा चेतावनियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। एक दिन हमें ऐसी एक रिपोर्ट मिली। पता चला कि 3 लोगों का एक ग्रुप जंगल में कुछ दिन पहले घूमने आया था, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी वो घर वापस नहीं पहुंचे थे, जबकि उनका प्लान सिर्फ 2 दिन का था। तो हमेशा की तरह उन्हें ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। आमतौर पर ऐसे सर्च ऑपरेशन में कई सिविलियंस वॉलंटियर भी हमारी मदद करते हैं, लेकिन उस समय मौसम बहुत ख़राब था और लगातार बर्फ़ गिर रही थी। इसलिए इस मिशन में किसी सिविलियन को शामिल नहीं किया गया था। सिर्फ हमें फॉरेस्ट रेंजर्स को ही जंगल के अलग अलग हिस्सों में उन्हें ढूंढने के लिए भेजा गया। जब मैं सर्च मिशन के लिए जंगल में पहुंचा, उस समय भी हल्की हल्की बर्फ़ गिर रही थी, लेकिन हमें ऐसे मौसम में काम करने की ट्रेनिंग दी गई थी और मेरे पास सारे ज़रूरी उपकरण भी थे, इसलिए मुझे कोई खास डर नहीं लग रहा था। मैं अकेला, हाथ में अपना रेडियो फ़ोन लिए, धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ता जा रहा था। जैसा कि मैंने बताया, उस समय मुझे इस नौकरी में आए सिर्फ 7-8 महीने हुए थे और ऐसे मौसम में जंगल के इतने अंदर मैं पहले कभी नहीं आया था। चारों तरफ बर्फ की मोटी परत जमी हुई थी और पूरा जंगल अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। जंगल अजीब जगह होते हैं। बाहर से देखने में वे कितने शांत, कितने खूबसूरत लगते हैं, लेकिन अंदर से वे उतने ही खतरनाक भी हो सकते हैं। अब मैं जिस रास्ते पर जा रहा था वह जंगल का एक काफ़ी मशहूर कैंपिंग स्पॉट था। ज़्यादातर लोग वहीं जाकर कैंप लगाते थे। उस रास्ते की एक खास बात थी, आगे जाकर वह रास्ता 3 अलग अलग रास्तों में बंट जाता था। हमें उस लापता लोगों के परिवार से यह पता चला था कि इस बार वे किसी नए इलाके में कैंपिंग करने का प्लान बना रहे थे। इसलिए मैंने मशहूर रास्ता छोड़कर तीसरे रास्ते की तरफ जाने का फैसला किया। वह रास्ता जहाँ बहुत कम लोग जाते थे, पर मुझे यकीन था कि शायद ये लोग उसी रास्ते पर गए होंगे। और कुछ दूर जाने के बाद मेरा शक सही भी साबित हुआ। करीब 500 मीटर आगे जाने के बाद मुझे बर्फ पर कुछ पैरों के निशान दिखाई दिए। पहले तो मुझे लगा कि ये उन्हीं लोगों के होंगे, क्योंकि ऐसे मौसम में और कोई यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन जब मैंने ध्यान से उन निशानों को देखा तो समझ आया कि वे इंसान के पैरों के निशान नहीं थे। वह निशान बहुत चौड़े थे और सबसे अजीब बात ये थी कि वे निशान अचानक रास्ते के बीच से शुरू होते थे, जैसे कोई चीज़ सीधे आसमान से कूदकर यहाँ उतरी हो। और लगभग 20 कदम आगे जाके वे निशान अचानक गायब भी हो गए थे, जैसे वह चीज़ फिर से हवा में उड़ गई हो। मैं कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहकर उन निशानों को देखता रहा, लेकिन मुझे अपना काम करना था, इसलिए मैं आगे बढ़ गया। करीब 40 मिनट और चलने के बाद मुझे एक जगह उनका टेंट दिखाई दिया। टेंट के अंदर सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा था। स्लीपिंग बैग, बैकपैक और एक छोटा सा स्टोव भी। कहीं भी किसी तरह की लड़ाई या संघर्ष का कोई निशान नहीं था। इतनी ठंड में, ऐसे मौसम में कोई अपना सारा सामान छोड़कर टेंट से बाहर नहीं जाता। कम से कम कोई ऐसा इंसान तो बिल्कुल नहीं जाएगा जो जिंदा रहना चाहता हो। तभी मेरी नज़र टेंट के पीछे बर्फ पर पड़ी कुछ खून की बूंदों पर गई। ये बूंदें टेंट के पीछे से जंगल की तरफ जा रही थी। मैंने तुरंत अपनी गन निकाल ली और सावधानी से उस दिशा में बढ़ने लगा। कुछ दूर तक खून के निशान दिखाई दिए,
लेकिन थोड़ी दूरी पर जाकर वे अचानक गायब हो गए। शायद बर्फ के नीचे दब गए होंगे। मैंने तुरंत अपना रेडियो फ़ोन निकाला और बेस पे संपर्क किया। मैंने उन्हें बताया कि मुझे उनका टेंट मिल गया है और खून के निशान भी मिले हैं। आगे तलाश के लिए स्निफर डॉग्स यानी खोजी कुत्ते की ज़रूरत पड़ेगी। समस्या ये थी कि बेस से दूसरी टीम को यहाँ पहुँचने में कम से कम 1 घंटा लगने वाला था। उस दौरान मैं आसपास ही घूमता रहा और तभी कुछ अजीब हुआ। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी माँ ने मुझे आवाज़ दी हो। मैंने वह आवाज़ बिल्कुल साफ सुनी थी। मेरी माँ की 4 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। वह आवाज़ सुनते ही मेरा शरीर एकदम से कांप गया। अचानक मुझे अजीब सा डर महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। कोई जानवर नहीं, कोई इंसान नहीं, कुछ और। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जंगल के पेड़, झाड़ियाँ, पहाड़ सब मुझे घूर रहे हो। कुछ देर बाद दूसरी टीम भी वहाँ पहुँच गई। उनके साथ एक स्निफर डॉग भी था। कुत्ते को टेंट के अंदर ले जाकर कैंप्स की गंध सुंघाई गई। गंध मिलते ही वह सीधे उन खून के निशानों की दिशा में जंगल में आगे बढ़ने लगा। लग रहा था कि उसे बहुत तेज गंध मिल गई है। लेकिन अचानक 2 मिनट के अंदर ही वह कुत्ता बहुत बुरी तरह से डर गया। उसकी पूंछ टांगों के बीच दब गई और वह आगे बढ़ने से मना करने लगा। डॉग हैंडलर ने कहा कि उसने अपने कुत्ते को पहली बार इतना डरते हुए देखा है। हमने बहुत कोशिश की कि उसे आगे ले जाएं, लेकिन वह बिल्कुल तैयार नहीं था। आखिरकार हमने फैसला किया कि हम 2 रेंजर्स खुद आगे जाकर देखेंगे। काश हम ऐसा ना करते। हम मुश्किल से 25-30 कदम ही आगे बढ़े होंगे कि हमें वो 3 हाइकर्स दिखाई दिए। वह जमीन पर सीधे लेटे हुए थे, जैसे सो रहे हों, लेकिन वो जिंदा नहीं थे। और सबसे डरावनी बात, उन तीनों के चेहरों की खाल पूरी तरह उतरी हुई थी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने सेब को चाकू से छील दिया हो। लेकिन आसपास कहीं खून का निशान नहीं था। किसी जानवर ने भी उनके शरीर को नहीं खाया था। उनके कपड़े, जैकेट, हाथों के ग्लव्स सब कुछ वैसे ही थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत लाशें देखी हैं, लेकिन वह नज़ारा, वह बिल्कुल अलग था। पता नहीं उनके साथ आखिर हुआ क्या था। किसी तरह हमने बेस पर कॉल करके बैकअप बुलाया और उन 3 लाशों को वहां से निकाल लिया। उस रात हम बेस पर ही रुके। बेस में हर रेंजर्स का अलग कमरा था। कुछ लोग ड्यूटी खत्म होने के बाद घर चले जाते थे, जबकि कुछ वहीं रुक जाते थे। उस रात मैं और एक दूसरा रेंजर बेस पर ही रुके थे। लेकिन जो कुछ हमने उस दिन देखा था उसने मेरा दिमाग हिला दिया था। बार बार मेरी आंखों के सामने वही 3 लाशें घूम रही थी। मैं अपने बेड पर लेटा हुआ सामने की खिड़की की तरफ देख रहा था। बाहर अभी भी हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी और तभी मुझे कुछ अजीब लगा। ठंड की वजह से खिड़की के शीशे पर जो फ्रॉस्ट जम जाती है वह मुझे अजीब पैटर्न में बनी हुई दिखाई दे रही थी। जितनी बार मैं उसे देखता ऐसा लगता जैसे कोई मुझे कुछ लिखकर बताने की कोशिश कर रहा हो। शायद वह मेरा वहम था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह सिर्फ एक वहम था। किसी तरह रात बीत गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो घड़ी में समय था 7:42। तब तक दूसरा रेंजर बेस से अपने घर जा चुका था। मैं अभी बिस्तर से उठा ही था कि अचानक मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं हैरान हो गया, क्योंकि यहाँ तक मुझे पता था उस दिन किसी और रेंजर की ड्यूटी नहीं थी। मैंने अंदर से पूछा, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, मैं हूँ टॉम, वेस्ट स्टेशन से। जंगल के वेस्ट स्टेशन पर भी हमारा एक छोटा सा बेस था, जहाँ टॉम नाम का एक बंदा रेंजर तैनात था। मैंने दरवाज़ा खोला। बाहर वही खड़ा था, टॉम। हाय पॉल, कैसे हो? उसने कहा। लेकिन उसे देखते ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसके बोलने का तरीका, उसका हाव भाव, सब कुछ थोड़ा बदला हुआ था। और सबसे अजीब बात, वेस्ट स्टेशन यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर था। उसका यूं अचानक यहाँ आ जाना समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी दिखने में वह बिल्कुल टॉम जैसा ही लग रहा था। मैंने उसे अंदर बुलाया। हम दोनों टेबल के सामने बैठ गए। वह बोला, इस साल तो बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ रही है। मैंने कहा, क्या पता, मेरे लिए तो ये पहला साल है। बात करते करते मैं उसे ध्यान से देख रहा था। उसकी यूनिफॉर्म बहुत ढीली लग रही थी, जैसे वो उसके नाप की ना हो, और उसके शरीर के जोड़ों की हरकत भी अजीब लग रही थी। मैंने कैजुअली पूछा, तो टॉम, घर में सब कैसे हैं? तुम्हारी वाइफ कैसी है? वह बोला, हाँ सब अच्छे हैं, वाइफ भी बिल्कुल ठीक है। टॉम की शादी नहीं हुई थी, उसकी कोई पत्नी नहीं थी। और उसी पल मुझे समझ आ गया, मेरे सामने बैठा हुआ आदमी टॉम नहीं था। मेरी जैसे रूह कांप उठी हो। अब मुझे समझ आ गया था कि वह इतना अजीब क्यों लग रहा था। जो भी वह चीज़ थी, उसने टॉम की खाल पहन रखी थी। मैंने खुद को शांत रखा। मैंने कहा, टॉम तुम बैठो, मैं किचन से कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। ये कहकर मैं उठकर अपने कमरे में गया और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया। सबसे पहले मैंने अपना पिस्टल उठाया और रेडियो से वेस्ट स्टेशन कॉल किया। वहाँ से पता चला कि टॉम तो अभी भी वहीं पे मौजूद था। अब मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया था, बाहर जो भी बैठा था
वह कोई बहरूपिया था। मैंने तुरंत बैकअप मांगा। करीब 1 घंटे के बाद 4-5 रेंजर्स वहां पहुंच गए, लेकिन जब हम बाहर गए वहां कोई नहीं था। मुझे नहीं पता कि वह कब और कैसे वहां से चला गया। बाकी रेंजर्स ने मुझे पूछा कि मैंने बैकअप क्यों बुलाया था, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। बस इतना कहा कि जंगल में जंगली बिल्लियों का एक झुंड आ गया था और मैं डर गया था। वो लोग हंसने लगे, लेकिन उस दिन के बाद से मैंने कभी इस जंगल को हल्के में नहीं लिया। ड्यूटी के दौरान मेरे कान और आंखें हमेशा खुले रहते थे। उसके बाद भी मैंने कई अजीब घटनाएं देखी, लेकिन उस दिन जैसा कुछ फिर कभी नहीं हुआ। और सच कहूँ, मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूँ कि उस दिन मेरी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी पार्क रेंजर की एक रियल हॉरर स्टोरी। अगर आपको और ऐसी स्टोरी सुनना है या किस टॉपिक पे आपको स्टोरी सुनना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच पूरी स्टोरी सुनने के लिए।